हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसके विभिन्न शर्तें क्या हैं। ये क्वेश्चन 12th स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको एग्जाम देने से पहले आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा मार्क हासिल कर सकें, आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। तो आपने अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे यानी समान फ्रीक्वेंसी वाली यानी समान आवृत्ति वाली जब कोई दो प्रकाश तरंगे किसी एक माध्यम में, उनका माध्यम क्या हो, एक हो, किसी एक माध्यम में एक स्थान से गुजरती हैं, उनका माध्यम क्या हो, एक हो और एक ही स्थान से गुजरती हो, तो उनके शीर्ष एवं गर्त आपस में जुड़ जाते हैं। प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे यानी कोई समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे हों और दो प्रकाश तरंगे हों किसी एक माध्यम में, उनका माध्यम क्या हो, एक हो और एक स्थान से गुजरती हैं, तो उनके शीर्ष एवं गर्त आपस में जुड़ जाते हैं। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो चलिए अब हम इसको एक चित्र के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर दो प्रकाश तरंगे हैं, यहाँ पर दो प्रकाश तरंगे हैं, एक ये हो गया दोस्तों और ये प्रकाश तरंगे हो गई। यहाँ पर दो प्रकाश तरंगे हैं दोस्तों। मान लीजिए कि ये दो समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, एक ये और एक ये, और है किसी एक माध्यम में। इनका जो माध्यम क्या है दोस्तों, इनका माध्यम क्या, एक ही माध्यम है, या तो ये निर्वात में है और या तो किसी भी माध्यम में हो, इनका जो माध्यम क्या हो दोस्तों, एक हो। किसी एक माध्यम में एक स्थान से इनका जो माध्यम क्या है दोस्तों, समान है और एक स्थान से। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो तरंगे निकल रही हैं एक ही स्थान से निकल रही हैं, तो उनके शीर्ष, अब शीर्ष क्या होता है दोस्तों, तो ये ऊपर जितनी ऊंचाई तक जाती है वही क्या होता है, शीर्ष होता है। ये क्या है दोस्तों, शीर्ष है। अब गर्त क्या होता है, तो अधिकतम ये नीचे तक जितनी जाएंगी उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वही गर्त होता है। अधिकतम नीचे तक जितनी जाती हैं उसी को क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। तो उनके शीर्ष एवं गर्त आपस में जुड़ जाते हैं, यानी इसका जो शीर्ष है और इसका जो शीर्ष है वो आपस में जुड़ जाते हैं, और इसका जो गर्त है और इसका जो गर्त है वो आपस में जुड़ जाते हैं। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो इसका चित्र किस तरह से बनेगा दोस्तों, जब इसका शीर्ष और इसका शीर्ष जुड़ेगा तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ये बन गया दोस्तों, इसका दोनों शीर्ष हो गया। और जब इसका गर्त और इसका गर्त जुड़ेगा तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। बस दोस्तों, बस इसी घटना को क्या बोलते हैं हम, इसी घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया हो दोस्तों। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो, थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लग रहा हो, तो आप प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक नोट लिखा दोस्तों, आपको इसे याद रखना है कि सर थॉमस यंग ने सर्वप्रथम प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया था। यानी कि प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से किसने दर्शाया था, तो सर थॉमस यंग ने। चलिए आगे देखते हैं। व्यतिकरण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। जो प्रकाश का व्यतिकरण होता है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है। पहला है समपोषी व्यतिकरण। आपको किसी बुक में समपोषी व्यतिकरण भी आपको मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि समपोषी व्यतिकरण क्या होता है। तो जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, यानी जिस बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यानी कि जिस बिंदु पर जो उसकी तीव्रता होगी सबसे अधिक होगी वही क्या है दोस्तों, उसी को हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि चित्र में कि ये दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे हैं, एक ये है दोस्तों और एक ये है। और जब इनके श्रृंग और गर्त आपस में जोड़ेंगे तो इनकी जो तीव्रता होगी सबसे अधिकतम हो जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यहाँ पर जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, यानी जिस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होगी वही समपोषी व्यतिकरण होगा। आगे लिखेंगे, इस व्यतिकरण में परिणामी आयाम एवं तीव्रता अधिकतम होती है। इसका जो परिणामी आयाम होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो अधिकतम होगा, और इसकी तीव्रता क्या होगी दोस्तों, इसकी तीव्रता अधिकतम होगी। आपको डेफिनेशन से ही पता चल गया होगा दोस्तों कि जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उसी को हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो इसका जो परिणामी आयाम होगा और तीव्रता क्या होगी दोस्तों, अधिकतम होगी। दूसरा पॉइंट है, इसमें दोनों तरंगे समान कला में मिलती हैं जो एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाती हैं।
इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दोनों तरंगे समान क्रम में मिलती हैं। यानी मैंने आपको पहले ही बताया है दोस्तों कि जब दोनों तरंगे एक ही स्थान से चलती हैं तो एक ही समान क्रम में मिलेंगी और वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। तो ये हो गया समपोषी व्यतिकरण के बारे में। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है विनाशी व्यतिकरण। दूसरा क्या है दोस्तों, विनाशी व्यतिकरण। और पहला क्या था, पहला समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण में क्या होता था, तो समपोषी व्यतिकरण में यानी जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उसी को हम समपोषी व्यतिकरण कहते थे। लेकिन विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है दोस्तों, विनाशी व्यतिकरण जो होता है वो समपोषी व्यतिकरण का अपोजिट होता है। इसमें लिखेंगे कि जिन बिंदुओं पर तीव्रता शून्य होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। उसका अपोजिट है कि नहीं है दोस्तों, बस आपको इतना ध्यान देना है कि उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि जब तीव्रता अधिकतम होगी तो उससे हम समपोषी व्यतिकरण, और जब तीव्रता शून्य होगी एकदम ना के बराबर होगी तो उसी को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं दोस्तों कि ये दो प्रकाश तरंगे हैं और इनकी जो तीव्रता क्या है, इनकी तीव्रता एकदम न्यूनतम है, एकदम ना के बराबर है। इनकी जो तीव्रता की एकदम ना के बराबर है, बस इसी को हम क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो आई होप आपको व्यतिकरण के बारे में और इसके दोनों प्रकार को आसानी से आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, इस व्यतिकरण में परिणामी आयाम व तीव्रता शून्य या न्यूनतम होती है। और समपोषी व्यतिकरण में क्या होता है दोस्तों, समपोषी व्यतिकरण में परिणामी आयाम और तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है और इसमें न्यूनतम होती है। इसका डिफिनेशन क्या है दोस्तों, इसका डिफिनेशन यही है कि जिन बिंदुओं पर तीव्रता शून्य होती है या न्यूनतम होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस व्यतिकरण में परिणामी आयाम एवं तीव्रता न्यूनतम होती है या शून्य होती है। दूसरा पॉइंट है, इसमें दो तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं जिससे दोनों तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं। और समपोषी व्यतिकरण में क्या होता था दोस्तों, समपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगे विपरीत कला में नहीं मिलती थी। यानी इसमें दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं जिससे दोनों तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं। लेकिन समपोषी व्यतिकरण में क्या होता था, उसमें दोनों तरंगे समान कला में मिलती थी, लेकिन इसमें दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में, समपोषी व्यतिकरण के बारे में और विनाशी व्यतिकरण के बारे में आसानी से समझ में आ गया हो दोस्तों। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम प्रकाश के व्यतिकरण को शर्त को देख लेते हैं। तो पहला शर्त है, दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। और आपको डिफिनेशन में ही मिल गया था दोस्तों कि समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे, यानी उनका जो आवृत्ति क्या समान होना चाहिए। तो आपके डिफिनेशन से ही आपका पहला शर्त कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। दूसरा है, प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। यानी कि आपने जो दो स्रोत लिए थे, यानी जो तरंगों को लिया था आपने, उन दोनों स्रोतों के बीच की जो दूरी बहुत कम होनी चाहिए। तीसरा है, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। उनका जो एम्पलीट्यूड अर्थात जो आयाम होता है वो क्या बराबर होनी चाहिए। इसको आप याद रख सकते हैं कि आवृत्ति बराबर होनी चाहिए, आयाम बराबर होनी चाहिए और स्रोतों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। तो आज का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।